नमस्कार दोस्तों, फीटर गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीटी एग्जाम पैटर्न पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों क्या यार, सपोर्ट तो करो यार। आपके सपोर्ट से हम रोजाना फीटर आईटीआई से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, तो देर किस बात की यार, हो जाओ शुरू। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और बेल आइकन घंटे को ऑन करो ताकि हमारी फीटर आईटीआई से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबर तो करो यार यहाँ पर पहले नंबर की क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द यूनिट ऑफ ए लेथ विच हाउसेज द लेथ स्पेंडल एंड कंट्रोल लीवर्स फॉर स्पीड सिलेक्शन इज कॉल्ड। यानी बोला गया है कि खराद की एक इकाई जिसमें गति का चयन करने के लिए खराद तर्क या नियंत्रक लीवर लगे हों उसको कहा जाता है। यानी जो है स्पेंडल और कंट्रोल लीवर वगैरह लगे हों स्पीड को नियंत्रित करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हेड स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवेबल ऑफ द लोड इज कॉल्ड। यानी बोला गया है कि किसी पदार्थ के गुणधर्म जिसके कारण भार हटाने के पश्चात कोई भी पिंड अपनी मूल आकृति में लौट आता है उसे क्या कहते हैं। यानी हम किसी भी कोई कार्यखंड है उसमें हम फोर्स डालते हैं तो वो अपने शेप में आकृति में परिवर्तन करता है, लेकिन जैसे ही लोड हटा लिया जाता है तो वह अपने मूल पुरानी आकृति में आ जाता है। तो उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? तो वह प्रॉपर्टीज होती है इलास्टिसिटी, प्लास्टिकता। सॉरी, यहाँ पर प्रत्यास्था दिया गया है, प्लास्टिकता नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करें प्लास्टिकता, तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोड डालते हैं तो वह अपने आकार में परिवर्तन करता है लेकिन मूल आकार में आने की क्षमता नहीं होती है। तो यही इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में अंतर होता है। नेक्स्ट बोला गया है कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड इन, यानी जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है? तो शेपिंग मशीन में टाइम की सेविंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी गलत कथन को चुनना है। तो देख लेते हैं सभी कथन को। ऑप्शन ए में मिल जाता है कि द डिफरेंट स्पेंडल स्पीड ऑन ए लेथ फ्रॉम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या खराद पर भिन्न तर्क गतियाँ ज्यामिति अनुक्रम बनाती हैं? तो जी हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, बी में बोला गया है द लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ हैज सिंगल स्टार्ट थ्रेड। क्या लेथ मशीन के जो लीड स्क्रू होती है उसमें सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है? तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोला गया है सी में द लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विथ स्टैंडर्ड टेपर्स नाउ एज मोस्ट टेपर। यानी लेथ मशीन में जो सेंटर यूज किए जाते हैं तो उसमें क्या मोस्ट टेपर प्रोवाइड कराया जाता है? तो जी हाँ, उसमें मोस्ट टेपर प्रोवाइड कराया जाता है क्योंकि वो हमारे सेंटर जो होते हैं हेड स्टॉक स्पेंडल और टेल स्टॉक स्पेंडल में फिट होते हैं। तो हमारे टेल स्टॉक और हेड स्टॉक में मोस्ट टेपर कटा होता है, तो उससे मैच करने के लिए हमारे जो है सेंटर में भी मोस्ट टेपर काटा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। डी ऑप्शन में दिया गया है टम्बलर गियर इन ए लेथ आर यूज टू रिड्यूस द स्पेंडल स्पीड। क्या टम्बलर गियर का उपयोग जो है स्पीड को कम करने के लिए यूज किया जाता है? तो जी नहीं, ये फीड की रोटेशन को कन्वर्ट करता है। लेकिन बात करें रिड्यूस करने की, तो स्पेंडल की स्पीड रिड्यूस करने के लिए हम बैक गियर मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए जो है डी करेक्ट माना गया क्योंकि वहाँ पर गलत कथन चुनना था। नेक्स्ट बोला गया है कि ए टर्निंग टूल विच नोज रेडियस इज ए, यानी नासिका त्रिज्य सहित एक टर्निंग औजार होता है। तो नासिका यानी बोले नोज रेडियस, तो नोज रेडियस के साथ हमारा सिंगल पॉइंट टूल होता है, यानी जिसमें जो है नोज रेडियस प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया है कि किसी लेथ पर 2 mm पिच की पेंच चूड़ी काटनी है। यानी किसी लेथ मशीन पर जो है आपको स्क्रू थ्रेड जो है 2 मिलीमीटर पिच वाली काटनी है, ठीक है। अग्रण पेंच की पिच 6 mm है, यानी 6 mm है। जो लीड स्क्रू की पिच है वह कितना है? 6 mm है। यदि तर्क की गति यानी स्पेंडल की गति 60 RPM है तो अग्रण पेंच की गति क्या होगी? तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा,
ठीक है, 1/3 आ जाएगा। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, 1/3 को 1/3 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। तो इससे जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 आरपीएम हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो लीड स्क्रू है, तो लीड स्क्रू में जो है 6 mm की पिच कटी हुई है और हमें 2 mm पिच वाली चूड़ी काटना है। तो उसके लिए जो है हमारे लीड स्क्रू की स्पीड पूछा गया है। तो जब लीड स्क्रू में पिच ज़्यादा है तो उसे हम गति कम कर देंगे। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि संरूपण यंत्र का आघात 250 mm है, यह प्रति मिनट 30 दोहरा आघात करती है। प्रचालन की कुल औसत गति क्या होगी, यानी स्ट्रोक ऑफ ए शेपिंग मशीन इज 250 mm, यानी जो है शेपिंग मशीन का स्ट्रोक ये दिया गया है, इट्स मेक 30 डबल स्ट्रोक पर मिनट, यानी जो है पर मिनट में 30 स्ट्रोक लगाती है। अब बोला गया है कि ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ ऑपरेशन, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 250 × 30 कर देंगे और अपान में क्या कर देंगे, यहाँ पर mm में दिया गया है तो mm को जो है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये जो कैंसिल हो जाएगा और तो आ जाएगा 75/10 और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि फॉर मशीनिंग ऑफ ए कास्टिंग ऑन ए लेथ इट शुड बी हेल्ड इन, यानी लेथ पर ढलाई के मशीनिंग हेतु किस में पकड़ा जाना चाहिए, यानी लेथ मशीन पर हमें ढलाई किया हुआ वर्क पीस पकड़ना है। तो उसके लिए हम किस चक्का यूज करेंगे, तो वहाँ पर फोर्जा चक्का यूज करेंगे, क्योंकि इसके जो जबड़े होते हैं वह इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उनको स्वतंत्र रूप से जो है सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि द स्क्वायर थ्रेड आर यूजुअली फाउंड ऑन, यानी वर्गाकार चूड़ियाँ अक्सर निम्न पर पाई जाती हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो स्क्वायर थ्रेड होती है वह हमारे बेंच वाइज के स्पेंडल में होती है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर जो है सेल ने माना है, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, स्पेंडल ऑफ बेंच, यानी बेंच वाइज के स्पेंडल में जो थ्रेड कटी होती है वह स्क्वायर थ्रेड होती है। नीचे आपको 80 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो उसको भी देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग रिप्रेजेंटेड बाय, यानी जो ड्राइंग में सरफेस रफनेस सतही रुक्षता परिलक्षित की जाती है वह किसके द्वारा इंडिकेट की जाती है, तो वह ट्राइएंगल द्वारा, त्रिकोण द्वारा इंडिकेट की जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है कि द मेट्रिक भी थ्रेड हैव एन एंगल ऑफ, यानी जो मेट्रिक भी चूड़ियों का कोण होता है वह कितना होता है, तो वह 60 डिग्री होता है। 45 हमारे बटरस का होता है, 55 हमारे BSW, BSF और BSP का होता है, और BA का यानी ब्रिटिश एसोसिएशन का 47.5 डिग्री होता है। तो ये सभी आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर में क्या बोला है कि द विड्थ ऑफ ए स्क्वायर थ्रेड ऑफ पिच P इज, यानी P अंतराल की वर्गाकार चूड़ियों की चौड़ाई कितनी होगी। तो जो स्क्वायर थ्रेड होती है उसका सभी जो है जैसे रूट, क्रेस्ट, ये सब जो होते हैं डेप्थ वगैरह वह कितने होते हैं, वह 0.5 × पिच होता है। तो इसे जो है इसका जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर कि द पिच ऑफ थ्रेड ऑफ ए स्क्रू गेज इज 0.5 mm, the number of division on the thimble is 25, the least count of द स्क्रू गेज इज, यानी बोला गया है कि पेंच गेज की चूड़ियों का अंतराल 0.5 मिलीमीटर है, थिम्बल पर भागों की संख्या 25 है, पेंच गेज का न्यूनतम गणन क्या होगा, यानी लिस्ट काउंट, आपके वर्नियर कैलीपर के लिस्ट काउंट को पूछ रहा है। तो देखिए हमने जो है आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, उसमें जो है लिस्ट काउंट से सभी क्वेश्चन को क्लियर किए थे, 4 क्वेश्चन वहाँ पर क्लियर किए थे, लेकिन उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को क्लियर कर दिए
दिए थे, तो वहाँ से यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो इसका करेक्ट आंसर दे पाए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इसका करेक्ट आंसर पता है, लेकिन जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता है ज़्यादातर। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखिए लिस्ट काउंट बराबर हमारा क्या होता है, लिस्ट काउंट बराबर होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइक्रोमीटर को पूछ रहा है कि उसका थिम्बल जो है, थिम्बल में 0.5 मिलीमीटर पिच वाली थ्रेड है। ठीक है, और थिम्बल पर जो है 25 भागों में, बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसका लिस्ट काउंट क्या होगा? तो हमारा लिस्ट काउंट क्या बराबर क्या होता है, पिच इंटू नंबर ऑफ थिम्बल की संख्या जो होती है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी हमारी जो थिम्बल है वह 0.5 मिलीमीटर एक रोटेशन में आगे बढ़ती है, और 0.5 मिलीमीटर को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 25 बराबर भागों में। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.02 मिलीमीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक वर्नियर कैलीपर से भी है तो उसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दे पाए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि इन ए बाइलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन, यानी सहनशीलता की द्विपक्षीय प्रणाली में सहनशीलता की अनुमति निम्न पर दी जाती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो टॉलरेंस होती है वह हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक यूनिलेटरल टॉलरेंस होती है और एक बाइलेटरल टॉलरेंस होती है। यूनिलेटरल टॉलरेंस जो होती है वह हमारे बेसिक साइज के एक तरफ दी जाती है, चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, लेकिन एक ही साइड दी जाएगी। लेकिन जो बाइलेटरल टॉलरेंस होती है दो तरफा, यह हमारे बेसिक साइज के दोनों तरफ दी जाती है, धनात्मक भी दी जाती है और ऋणात्मक भी दी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही बोला गया है कि बाइलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन तो बोथ साइड ऑफ द नॉमिनल साइज, यानी जो हमारा बेसिक साइज होता है, नॉमिनल साइज होता है, उसके दोनों साइड में टॉलरेंस दी जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बोला गया है द हार्डनेस ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाई, यानी जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता होती है वह किसके द्वारा स्पेसिफाइड की जाती है? तो आपको क्लियर होनी चाहिए, वह हमारे घिसाई पहिए की कठोरता जो है निम्न पर निर्भर करती है। तो वह हमारे लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट ए से जेड तक इंडिकेट किया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट 16 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ दीज मटेरियल कैन बी कट विथ ए रास्प कट फाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है निम्न में से कौन सी सामग्री को रास्प कट रेती से काटा जा सकता है? तो हमारे जो वुड होते हैं, चमड़ा, लेदर, ये सब सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए जो है रास्प कट फाइल का यूज किया जाता है। यहाँ पर इससे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इसके यूज से पूछा जाता है, दूसरा इसमें पूछा जाता है कि जो हमारा रास्प कट फाइल है वह किस शेप में पाया जाता है? तो वह हाफ राउंड शेप में पाया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर वुड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप बनाई जाती हैं उनको किस विधि से बनाते हैं? तो उनको हम ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग यानी वास्तविक अपकेंद्री ढलाई द्वारा व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके साइंस से, मैकेनिकल एफिशिएंसी से पूछा गया है। बोला गया है कि त्रिज्या कैपिटल आर के एक पहिए में स्मॉल आर त्रिज्या का एक एक्सल फिट है। जब पहिए की रस्सी पर पी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो एक्सल रस्सी द्वारा डब्ल्यू भार उठाया जा सकता है। उस स्थिति में पहिए और एक्सल की मशीनी दक्षता निम्न द्वारा व्यक्त की जाती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डीएमआरसी के, क्या डीएमआरसी के 2000
16 के क्वेश्चन पेपर में। ये एज क्वेश्चन पूछा गया था DMRC में, दूसरे नंबर का शायद क्वेश्चन था मेरे को जो याद है उसके अनुसार, लेकिन वो पेपर चैनल में अवेलेबल नहीं है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या बोला है कि आर त्रिज्या के एक पहिए में, यानी जो है मान लीजिए ये कोई हमारा व्हील है, इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, वह क्या है, आर है, आर दिया गया है, और इसमें एक स्मॉल आर का एक्सल फिट किया गया है। यहाँ पर मान लीजिए ये एक्सल, इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। थोड़ा सा समझिएगा, फ्री हैंड है तो नहीं करेक्ट आएगा। तो एक्सल द्वारा रस्सी W द्वारा भार उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम प्रयास लगा रहे हैं, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं इसे उठाने के लिए, और यहाँ पर जो लोड भार लटकाया गया है, W लटकाया गया है, तो ये यहाँ पर लटका दिया गया है। अब यदि हम यहाँ से जो प्रयास लगा रहे हैं तो कितना यह आगे, मतलब इसकी एफिशिएंसी होगी, तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो हमारा आउटपुट कितना लगा रहे हैं हम इनपुट, और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, उसके आधार पर मैकेनिकल एफिशिएंसी, मशीनी दक्षता फाइंड आउट होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा W स्मॉल आर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं W स्मॉल आर अपान जो है P और कैपिटल आर हो जाएगा। यानी जो है यहाँ पर हम W लोड उठा रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, और इनपुट बटा आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम P इनपुट लगा रहे हैं और आउटपुट यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है, यानी जितना भार उठ रहा है। तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि खराद की मशीन पर अनियत आकार के कृतक को थामे रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के चक का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी जो है लेथ मशीन में हमें इरेगुलर शेप्ड वर्क पीस को जो है होल्ड करना है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, तो उसके लिए जो मोस्टली यूज किया जाता है वह क्या है, वह फेस प्लेट है। लेकिन फेस प्लेट जब ऑप्शन में नहीं रहता है तो वहाँ पर हम फोर्जा इंडिपेंडेंट चक की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर फोर्जा चक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो इरेगुलर शेप्ड वाले जॉब होंगे तो उनको होल्ड करने के लिए फोर्जा चक का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा गया है। बोला गया है एनी ऑब्जेक्ट प्लेसेड बिहाइंड वर्टिकल प्लेन यानी VP एंड बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन देन ऑब्जेक्ट लाइन E। यानी बोला गया है कि कोई भी वस्तु जिसे ऊर्ध्वाधर समतल VP के पीछे और क्षैतिज तल HP के नीचे रखा जाता है तो वह निम्न में से होती है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए ये कोई हमारी VP प्लेन है, ठीक है। थोड़ा सा फ्री हैंड बनाया हूँ तो परफेक्टली नहीं बन पाया है। यानी यहाँ पर हमारी ये प्लेन जो है, ये वाली प्लेन जो है, ये क्या है, यह हमारी HP है, ये हमारी HP है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे यहाँ पर आपको क्लियर हो पाए। ये वाली जो प्लेन है, ठीक है, ये वाली हमारी HP है और ये वाली हमारी VP है, यानी वर्टिकल प्लेन है, ऊर्ध्वाधर प्लेन है ये वाली, और ये वाली हमारी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज प्लेन है। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि किसी भी वर्क पीस को जो है हमें समतल ऊर्ध्वाधर समतल के पीछे, यानी ये जो वर्टिकल प्लेन बन रही है इसके पीछे इधर की ओर रखा जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्षैतिज समतल के नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पर यदि रखा जाता है वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, तो ये यहाँ आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा, जहाँ पर ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा वर्क पीस बनेगा, यानी रखा गया है। अब हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ फर्स्ट होता है, यहाँ सेकंड होता है, यहाँ थर्ड होता है और यहाँ फोर्थ होता है। तो हमारा जो वर्क पीस रखा हुआ है किस कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। यानी जो कोऑर्डिनेट बनता है वह इस तरह से, पहला यहाँ होता है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो हमारा वर्क पीस जो है VP के पीछे रखा गया है और हॉरिजॉन्टल के यानी HP के नीचे रखा गया है। तो यहाँ तीसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, तो B ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि तिरछी सतह ऐसी सतह होती है, यानी जो इंक्लाइंड
सतह होती है, इंक्लाइंड सरफेस होती है, वो कैसी होती है? वह इंक्लाइंड टू HP, VP एंड PP, यानी HP जो है VP और PP की तरफ आनत होती है, तिर्यक होती है, इंक्लाइंड होती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर कि ए ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय एज, यानी यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील का विनिर्देशन दिया गया है और पूछा गया है कि एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो सीरीज चलती है, पहला व्हील होता है, दूसरा एब्रेसिव, तीसरा ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, प्रोडक्ट। तो इस सीरीज में जो है ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग की जाती है, तो वहाँ पर जो है क्रम आपको याद होना जरूरी है। वो किसी को भी पूछा जा सकता है उसके द्वारा। तो यहाँ पर एम को पूछा गया है, तो एम हमारा ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम लोगों ने जो है कठोरता को क्लियर किया था, तो यहाँ पर जो है ग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये जो है ए से जेड तक होते हैं। तो वहाँ पर अभी क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता होती है वो किससे व्यक्त की जाती है, तो वह जो है अल्फ़ाबेट द्वारा इंडिकेट की जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज्ड टू मेजर द क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट, यानी दो मिलने वाले पार्टों के बीच का जो क्लियरेंस होता है, अवकाश होता है, उसे ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फीलर गेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर दो सूची दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज दी गई, मटेरियल की प्रॉपर्टीज दी गई है, और यहाँ पर बोला गया है कि उसे प्रॉपर्टीज को टेस्ट करने की विधि दी गई है। तो जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया है कि डक्टिलिटी किससे टेस्ट की जाएगी, तो यार टेंशन टेस्ट के द्वारा। टफनेस जो है किसके द्वारा टेस्ट किया जाएगा, तो इम्पैक्ट टेस्ट द्वारा, यानी उसमें इम्पैक्ट फोर्स लगाया जाएगा। तो यदि यह मुड़ जाती है, मरोड़ देते हैं हम आसानी से, तो वह उसमें टफनेस प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है 25 नंबर में कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग दिया गया है, 70H7 G8 किसको इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि 3 जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बोला गया है विच ऑफ स्टेटमेंट मेड एबव आर करेक्ट, यानी ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आप पहले में दिया गया है एक्चुअल साइज इज 70 mm, क्या 70 mm एक्चुअल साइज है? तो जी नहीं, हमारी एक्चुअल साइज जॉब को यानी प्रोडक्ट तैयार करने के बाद जब हम मापते हैं, मेजर करते हैं, तो वो साइज जो हमें प्राप्त होती है वह हमारी एक्चुअल साइज होती है। लेकिन यहाँ पर जो 70 दी गई है ये हमारी बेसिक साइज दी गई है। फिर बोला गया है टॉलरेंस ग्रेड फॉर होल इज 7, तो जी हाँ H होल के लिए 7 दिया गया है, और टॉलरेंस ग्रेड फॉर शाफ्ट इज 8, क्या शाफ्ट के लिए टॉलरेंस ग्रेड 8 है? तो जी हाँ यहाँ पर G8 दिया गया है। तो ये दोनों कथन हमारे सेकंड और थर्ड जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए 3 ऑप्शन यानी जो है सी में दिया गया है 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि निगेटिव रैक एंगल इज प्रोवाइडेड ऑन, यानी ऋणात्मक रैक कोण जो होता है वह किस में प्रोवाइड करते हैं, तो वह हम कार्बाइड टूल में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन ड्रॉप फोर्जिंग इज डन बाय ड्रॉपिंग, यानी जो ड्रॉप फोर्जिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, जब हम फोर्जिंग करते हैं तो क्या हम उच्च वेग पर कार्य के टुकड़े को प्रहार कर मतलब गिराते हैं, या फिर उच्च वेग पर हथौड़े को गिराते हैं, या उच्च वेग पर हथौड़े एवं वर्क दोनों को गिराते हैं, या फिर हथौड़े से हथौड़े पर भार वांछित साघात उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि हैमर एट हाई वेलोसिटी, यानी जो है हैमर को आप प्रहार हम करते हैं वर्क पीस पर। वर्क पीस हमारा जो है स्थिर होता है एनविल पर, और वहाँ पर हम जो है प्रहार करते हैं हैमर से, यानी वर्क पीस पर हम हैमर को गिराते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर माना गया है वो इनकरेक्ट है, तो आपको क्लियर होना चाहिए बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बोला है वी ब्लॉक इज यूज्ड
इन वर्कशॉप टू चेक, यानी वर्कशॉप में वी ब्लॉक का यूज किसके लिए किया जाता है, तो वह राउंडनेस ऑफ ए जाब, यानी जाब की गोलाई को जो है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी गोल जाब को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। 29 नंबर में बोला गया है कि इन विच फीट शाफ्ट डायमीटर इज लार्जर देन द होल डायमीटर, यानी किस प्रकार के फिट में शाफ्ट का व्यास जो होता है वह छिद्र की व्यास की तुलना में अधिक होता है। तो हमारी इंटरफियरेंस में शाफ्ट का व्यास ज़्यादा होता है और होल का व्यास कम होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि बात करें ट्रांजिशन फिट में, क्लियरेंस फिट में, तो क्लियरेंस फिट में हमारे शाफ्ट का साइज कम होता है और होल का साइज ज़्यादा होता है, यानी होल बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू शाफ्ट। तो ये दोनों जो है काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि फॉर ए ट्विस्ट ड्रिल बिट आर एंगल ऑफ ट्विस्ट इज, यानी उसके घुमाव का कोण कितना होता है, तो वह 160 डिग्री होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक फार्मूला दिया गया है और बोला गया है कि किसका फार्मूला है, यानी खराद प्रचालन में किसकी गणना आगे वर्णित सूत्र द्वारा की जाती है, यानी लेंथ ऑफ कट बटा फीड इंटू आरपीएम द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो उसके द्वारा हम मशीनिंग टाइम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि एक रिवेटेड संधि में दो निकटवर्ती यानी सहवर्ती रिवेट केंद्रों के बीच की दूरी चूड़ी अंतराल पी कहलाती है। यदि रिवेट का व्यास mm में डी दिया हो तो रिवेटेड संधि के लिए न्यूनतम चूड़ी अंतराल की गणना निम्न द्वारा की जाती है, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा d + 30 mm। नेक्स्ट यहाँ पर हमें पॉलीगॉन का बहुभुज का जो है इंटरनल एंगल ज्ञात करने का फार्मूला पूछा गया है। बोला गया है द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज डिटर्मिनेट बाय, यानी जो है एक बहुभुज के आंतरिक कोण का योग किसके द्वारा तय किया जाता है, वह 2n -4 × 90। यदि हम इसको रख देते हैं तो हम वहाँ पर पॉलीगॉन्स का बहुभुज का कोण ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर n जो दिया गया है n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। जैसे मान लीजिए पंचभुज है तो n की जगह 5 रख देंगे तो वहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपका जो है मैथ का पूछा गया है, तो इसे आप अपने से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो बोला गया है कि फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी जो आग होती है वह किससे मिलकर बनती है, तो आग हमारी फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है फाइंड द करेक्ट आंसर, यानी जो है करेक्ट आंसर आपको ज्ञात करना है। तो क्या एक समकोण में 100 ग्रेड होते हैं, एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं, एक मिनट में 100 सेकंड होते हैं, या फिर ये सभी करेक्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्रिटिश पद्धति की बात की जा रही है, तो ब्रिटिश पद्धति में कोण की जो माप होती है, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट और एक मिनट बराबर 100 सेकंड होता है। तो ये सभी हमारे करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि काटर जॉइंट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, तो एक्सियल टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड को ट्रांसमिट करने के लिए काटर जॉइंट का यूज किया जाता है। यहाँ पर 38 नंबर में आपके साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप अपने से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर में बोला गया है कि द मेटल पाउडर यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग ऑफ स्टील इज, यानी जो है इस्पात में थर्मिट वेल्डन का प्रयोग किया जाने वाला धातु पाउडर है, तो वह एल्युमिनियम के साथ जो है प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है कि मोटाई वाली एक प्लेट को बेधने में लगने वाले बेधन काल को प्राप्त करने के लिए सूत्र है, यदि टी है जहाँ पर F बराबर भारण, N बराबर RPM है, तो यहाँ पर हमारा जो है बोला गया है कि हमें ड्रिलिंग टाइम फाइंड आउट करना है। तो ड्रिलिंग टाइम बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टीथ अपॉन फीड इनटू आरपीएम होता है, तो आरपीएम n दिया गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा दिया गया है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर में क्या बोला है कि ए टूल यूज्ड इन कटिंग एंड एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड, यानी जो है बाहरी चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है,
तो बाहरी चूड़ी के लिए डाई का यूज किया जाता है, जबकि टैप का उपयोग इंटरनल थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आपके जो है वर्नियर कैलीपर से पूछ लिया गया है। यहाँ पर वर्नियर कैलीपर का मैं इस तरह का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिए। यदि आपको वर्नियर कैलीपर के लिस्ट काउंट फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, वो आप 10 मिनट का वीडियो यदि देख लेते हैं तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब आप आसानी से जो है फाइंड आउट कर लेंगे लिस्ट काउंट। यहाँ पर लिस्ट काउंट को ही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि द लिस्ट काउंट ऑफ ए मेट्रिक वर्नियर कैलीपर हैविंग 25 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल मैचिंग विथ 24 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। और वहाँ पर दिया गया कि वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल 0.5 mm इज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कोई हमारा वर्नियर कैलीपर है जिसमें वर्नियर स्केल के 25 डिवीजन को मेन स्केल के 24 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी ये कहें कि 25 मेन स्केल डिवीजन बराबर 25 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 24 मेन स्केल डिवीजन है, और एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू दिया गया है 0.5 मिलीमीटर। यहाँ पर हमारा लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट बराबर होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमें एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू तो पता है, लेकिन एक वर्नियर स्केल का वैल्यू पता नहीं है। तो इसको हम जानते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 25 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 24 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब इसको देख, एक वर्नियर स्केल बराबर क्या हो जाएगा? एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएगा 24/25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, क्योंकि हमारे एक वर्नियर स्केल का वैल्यू 0.5 मिलीमीटर दिया गया है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 12/25 आ जाएगा। अब हमें पता हो गया कि एक वर्नियर स्केल का एक मेन स्केल का मान 0.5 मिलीमीटर है और एक वर्नियर स्केल का मान जो है 12/25 मिलीमीटर है। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। तो एक मेन स्केल डिवीजन हमें 0.5 दिया गया है, तो इसको हम 1/2 कर सकते हैं, माइनस कर देंगे 12/25 से। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 25 दूना 50, 50 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 25 से कम 25, तो 25 माइनस कर देंगे, 25 दूना 50 यानी 12 दूना 24, तो यानी 1/50 आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 0.02 मिलीमीटर आ जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द इंक्लूडेड एंगल ऑफ इन एक्मी थ्रेड इज, यानी एक्मी थ्रेड का आंतरिक कोण कितना होता है? तो वह 29 डिग्री होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक सरफेस फिनिश इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल्ड बाय, यानी बोला गया है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द्वारा जो है हम टर्निंग कर रहे हैं, तो सरफेस फिनिश जो है किसके आधार पर मोस्टली डिपेंड करती है। ये क्वेश्चन हमने संडे लाइव टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया था, तो उसमें इस क्वेश्चन को ऐड किया था। तो यदि आप संडे लाइव टेस्ट दिए होंगे तो इसका करेक्ट आंसर दे पाए होंगे। तो यहाँ पर हमारा कटिंग स्पीड जो है करेक्ट आंसर होगा, फीड हमारा नहीं होगा। यहाँ पर मोस्टली जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है वह कटिंग स्पीड डालता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि ए डायनमोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, तो यह फोर्सेस ड्यूरिंग मेटल कटिंग, यानी धातु कर्तन के दौरान फोर्सेस को यानी बल को मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 46 नंबर में बोला गया है कि क्लिम्ब मिलिंग इज चूजन वाइल मशीनिंग बिकॉज, यानी जो है क्लिम्ब मिलिंग का यूज जो है हम किस लिए करते हैं? तो उसका यूज जो है बेटर सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी बेहतर पृष्ठ परिष्करण प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इन ब्लैंकनिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस प्रोवाइडेड इज, यानी जो क्लियरेंस अवकाश
प्रदान किया जाता है वह किस में, डाई में या फिर पंच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह पंच हो जाएगा। पंच में हम जो है क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर कि द ब्लैंक डायमीटर यूज्ड इन थ्रेड रोलिंग विल बी, यानी जो है थ्रेड रोलिंग करते हैं तो थ्रेड रोलिंग करते वक्त जो है हम जो ब्लैंक डायमीटर रखते हैं चूड़ी काटने के लिए तो वह कितना रखते हैं, क्या वह है चूड़ी के लघु व्यास के बराबर या फिर चूड़ी के पिच व्यास के बराबर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी इक्वल टू पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड, यानी चूड़ी के पिच डायमीटर के इक्वल रखते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन इनकरेक्ट दिया गया है, तो डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है हम रोलिंग करते हैं, थ्रेड कटिंग नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, तो यह मेजर डायमीटर के बराबर हो जाता है, तो इसलिए हम इसको पिच डायमीटर के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडेंटियली है, यानी जो है एकल बिंदु चूड़ी कर्तन औजार में आदर्शता निम्न में से क्या होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए, जीरो रैक होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म कटिंग होता है। फॉर्म कटिंग टूल क्या होता है, जैसे ये वी थ्रेड काटता है तो वी थ्रेड काटेगा तो वहाँ पर वर्क पीस पर अपने आकृति के विपरीत एक्शन जो है देता है, तो इसलिए इसके लिए जीरो रैक रखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील डन बाई, यानी जो है हम नॉर्मलाइजिंग स्टील का करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, वह हीटिंग एबव क्रिटिकल टेम्परेचर फॉलोवेड बाय एयर कूलिंग, यानी जो है क्रांतिक तापमान के ऊपर हम उसे गर्म करते हैं और उसके बाद जो है सोकिंग टाइम देने के बाद जो है हम वायु में ठंडा करते हैं, यानी एयर कूलिंग, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फर्नेस से पूछा गया है कि द क्यूपोला फर्नेस इज यूज्ड टू मेक, यानी जो क्यूपोला फर्नेस होती है उसका प्रयोग किसे बनाने के लिए किया जाता है। तो कास्ट आयरन बनाने के लिए हम क्यूपोला फर्नेस का यूज करते हैं, पिग आयरन बनाने के लिए हम बात्या भट्टी का यूज करते हैं, रॉट आयरन बनाने के लिए हम जो है पुडलिंग फर्नेस का यूज करते हैं। तो ये फर्नेस से क्वेश्चन जो है आते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 52 में बोला गया है कि द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, यानी जो इलेक्ट्रोड में मटेरियल की पदार्थ की कोटिंग की जाती है तो वह क्या कहलाता है, तो वह हमारा फ्लक्स कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग की जाती है उसे हम उस मटेरियल को फ्लक्स बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि इन ए माइक्रोमीटर इफ जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल इज एबव द डाटम लाइन व्हेन द फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट द एरर, यानी माइक्रोमीटर में यदि थिम्बल का अंशांकन जीरो ग्रेजुएशन जो है वह हमारी डाटम लाइन से ऊपर है, अग्रभाग पर है, तो कौन सी एरर होगी। तो देखिए वहाँ पर 2 टाइप्स की एरर होती है, एक पॉजिटिव एरर होती है और एक निगेटिव एरर होती है। तो पॉजिटिव एरर क्या होती है, निगेटिव एरर क्या होती है, क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पॉजिटिव एरर में क्या होता है कि जब हमारा माइक्रोमीटर के जो कांटेक्ट में होते हैं, जो मेजरिंग फेस होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं, और यदि हमारे थिम्बल की जीरो ग्रेजुएशन डाटम लाइन से नीचे रह जाती है या कहें कि पीछे रह जाती है तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव एरर होता है। और जब हमारे माइक्रोमीटर के जो कांटेक्ट सरफेस होते हैं वह मेजरिंग सरफेस होते हैं, वह कांटेक्ट में होते हैं, संपर्क में होते हैं, और हमारी डाटम लाइन से थिम्बल का जो जीरो ग्रेजुएशन है वह नीचे रहता है, तो उस कंडीशन में जो एरर होती है वह निगेटिव जीरो एरर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोला गया है कि यहाँ पर हमने क्या बोला क्लियर नहीं है। तो यदि हमारे जो है डाटम लाइन से ऊपर रह जाती है या कहें कि आगे बढ़ जाती है तो वहाँ पर हमारी निगेटिव एरर होती है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि अंशांकन जो है जीरो अंशांकन थिम्बल का निर्देश रेखा से डाटम लाइन से ऊपर है, तो वहाँ पर कौन सी त्रुटि होगी, तो वहाँ पर निगेटिव त्रुटि होगी। और देखिए इन दोनों त्रुटियों को यदि हम इसी से मापते हैं तो जब निगेटिव त्रुटि होती है तो हम जो माप देता है माइक्रोमीटर उसमें जो है जोड़ देते हैं, और जब पॉजिटिव एरर होता है वहाँ पर हम जो रीडिंग प्राप्त होती है उसमें जो है हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारी एक्चुअल रीडिंग आ जाती है।
नेक्स्ट यहाँ पर बोला है 54 नंबर में कि एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयर, यानी एल्युमिनियम निम्न अयस्क से निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम हमारा बॉक्साइट से निकाला जाता है, तो यहाँ पर बॉक्साइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि लेड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, यानी सीसा निम्न अयस्क से निकाला जाता है। तो सीसा हमारा गैलेना नामक अयस्क से निकाला जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि वर्नियर प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ, यानी वर्नियर प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो उसका यूज हम एंगल मेजरिंग के रूप में करते हैं। नेक्स्ट बोला गया 57 नंबर में कि 1 माइक्रोन इक्वल कितने मिलीमीटर, तो 1 माइक्रोन इक्वल 0.001 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट बोला गया है कि ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर, यानी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मापन बोला है, लेकिन हमारा ट्राई स्क्वायर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम सी की ओर चले जाएंगे, यानी जाप का 90 डिग्री का कोण, यानी 90 डिग्री एंगल ऑफ जाप, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला गया है कि द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड द जाप इन वॉइस व्हेन फाइलिंग, यानी जो है फाइलिंग करते वक्त जो है अच्छी पोजीशन रेतते समय वॉइस की जो अच्छी पोजीशन होती है वह क्या होती है, तो वह होती है एल्बो के लेवल पर, कोहनी के लेवल पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी वहाँ पर एकदम हमको रीडिंग दे देता है, मतलब माप दे देता है, तो वहाँ पर कई बुकों में आपको मिल जाएगा 106 सेंटीमीटर, यानी 106 सेंटीमीटर जो उसकी हाइट होती है वह रखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि द नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ आर लिस्ट इन, यानी जो है हमारे ग्रेड के अनुसार रेतियाँ होती हैं। तो बोला गया है कि सबसे कम संख्या में जो है दांत किस में बने होते हैं, टीथ सबसे कम संख्या में किस में बने होते हैं, तो रास्प कट में होते हैं। रास्प कट का जो शेप होता है वह हाफ राउंड का होता है, और उसमें जो दांतें कटे होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में कटे होते हैं इस तरह से। तो सबसे कम संख्या में हमारे रास्प कट फाइल में दांतें कटे होते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन इज, यानी पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। तो अभी ऊपर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था फार्मूले से, तो आपका फार्मूला क्या दिया गया था, 2n-4 × 90। तो आप रख दीजिए फार्मूले में 2 गुणे n बराबर कितना है 5 है, 5 - 4 × 90। तो जब 5 दुनाई 10 हो जाएगा, 10 में 4 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, 6 नैया 54 और 0 आ जाएगा, यानी 540 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि द रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू लेंथ, यानी आइसोमेट्रिक लंबाई में सत्य लंबाई का रेशियो क्या होता है, तो वह होता है 0.815। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर में बोला है कि द सिंबल ऑफ मीडियम फिनिश इज, यानी जो मीडियम फिनिश होती है उसका सिंबल क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपकी सरफेस फिनिश से। तो देखिए सरफेस फिनिश के सिंबल को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 जो है पहले में 3 त्रिभुज रहते हैं, दूसरे में 3 त्रिभुज रहते हैं, और तीसरे में 3 त्रिभुज रहते हैं। चौथे में 2 त्रिभुज रहते हैं, पहले में 4 त्रिभुज रहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरे में 3 त्रिभुज, तीसरे में जो है हमारा होता है 2 त्रिभुज, और चौथे में 1 त्रिभुज होता है, यानी 1 ट्राइंगल होता है, और 5वां जो होता है इस तरह का सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। तो इसमें से 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, बीच में क्या बचा, 2 त्रिभुज बचे, यानी मीडियम ये है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है द पोर्शन ऑफ फाइल विच इज नॉट हार्डन्ड इज, यानी रेती का वह भाग जो कठोरीकृत नहीं होता है, तो वह होता है हमारा टैंग।
टैंक को छोड़कर सभी भाग हार्ड और टेम्पर किए जाते हैं, लेकिन टैंक को जो है हार्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 66 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया है द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ -40 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल, यानी फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने में किसके इक्वल होगा, तो वह -40 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि -40 जो है यह फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में इक्वल होता है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जो है संडे लाइव टेस्ट में हम सॉल्व करवाए थे। नेक्स्ट बोला गया है 67 नंबर कि 25.4 mm इज इक्वल टू, यानी जो 25.4 मिलीमीटर होता है वह किसके इक्वल होता है, तो वह 1 इंच के इक्वल होता है, क्योंकि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन और ऑफ सिल्वर, यानी निम्न में से कौन सा एक रजत का अयस्क है, तो वह है आर्जेनाइट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पर मैथमेटिक्स से दिया गया है, आप इसे अपने से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि द लिक्विड ड्रॉप और गैस बबल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू, यानी जो तरल बूंदे या गैसी बुलबुले सदैव गोलाकार में होते हैं वह किस कारण से, तो वह सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि 6 बुशेस का औसत व्यास 18 मिलीमीटर, तो ये मैथ का है, एवरेज से पूछा गया है, तो इसे हल कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है मैथ से ही काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया है कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड, यानी जो पीतल होती है वह तांबे एवं किसका मिश्रण होता है, तो वह तांबे और जिंक से मिलकर बनता है पीतल, और ब्रोंज कांसा की बात करें तो तांबा और टिन से मिलकर बनता है, और जो गन मेटल होता है वह तांबा टिन और जिंक से मिलकर बनता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर साइन थीटा इज गिवन बाई, तो यहाँ पर ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर होता है लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी लंब भागे विकर्ण जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है 76 नंबर में कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, यानी 1 हॉर्स पावर किसके समान होता है, तो वह 1 हॉर्स पावर हमारे 746 वाट के समान होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर में बोला है कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, यानी जो है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर में क्या बोला है कि मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड फॉर, यानी आवर्धक लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जाब को सही मापना। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जाब को हम जब मापते हैं तो वहाँ पर जो है मेजरिंग जो लाइन होती है उन्हें अच्छे से देखने के लिए आवर्धक ग्लास लेंस का यूज करते हैं, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। जो हमारे वर्नियर हाइट गेज में लगा होता है वह छोटी छोटी रेखाओं को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है, जिससे हम रीडिंग को आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि एन आइसोमेट्रिक व्यू शो, यानी आइसोमेट्रिक जो होता है उसमें कितने व्यू दिखाए जाते हैं। तो मैं एक फ्री हैंड ड्राइंग बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई हमारा ब्लॉक है, ठीक है। तो इसमें कितने व्यू दिखाए गए हैं, इसमें 3 व्यू हमें दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 व्यू, सेकंड व्यू और थर्ड व्यू, यानी 3 व्यू दिखाए गए हैं, तो थर्ड साइड ऑफ जॉब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जॉब की 3 भुजाएं दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बोला है बेंच वाइज स्पेंडल हैज, तो बेंच वाइज के स्पेंडल में स्क्वायर थ्रेड होती है, और अभी 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था शायद कि बेंच वाइज में जो है
पूछा गया था कि स्क्वायर थ्रेड किस में होती है, तो वहाँ पर उन्होंने बेंच वाइज को करेक्ट आंसर नहीं माना था, तो उसमें आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन स्क्वायर थ्रेड बी ऑप्शन स्क्वायर थ्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमारे बेंच वाइज में जो चूड़ियाँ कटी होती हैं वो वर्गाकार चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।